हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका DSE का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम की 5th सेमेस्टर की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारी यूनिट नंबर 5, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, उसका चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी और साइबर अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी और साइबर अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो कैसे इंटरनेट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ हमारी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख देता है। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने गहरा परिवर्तन किया है। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए, अगर आज आपके पास इंटरनेट ना हो, मोबाइल ना हो, ना ऑनलाइन पेमेंट हो, तो क्या ज़िंदगी उतनी आसान होती? तो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का असली इंजन है आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यही वो ताकत है जिसने जन्म दिया है डिजिटल या साइबर अर्थव्यवस्था को। इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट, कंप्यूटर, क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। अब व्यापार, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। तो अब हर काम, पढ़ाई हो, इलाज हो, बिजनेस हो, खरीदारी हो, तो सब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का डिजिटल साइबर अर्थव्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आईसीटी और साइबर इकोनॉमी क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि हमारी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। सूचना को एकत्रित करना, संग्रहित करना, साझा करना और संचार करना। तो आईसीटी का मतलब है जानकारी को इकट्ठा करना, सुरक्षित रखना, साझा करना और संचार करना। और साइबर इकोनॉमी क्या है? साइबर इकोनॉमी साइबर डिजिटल अर्थव्यवस्था है, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित आर्थिक गतिविधियां। तो साइबर इकोनॉमी हमारी वो है जो कि इंटरनेट पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें शामिल ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डिजिटल भुगतान, यूपीआई, पेपाल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिनटेक सेवाएं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब मिलकर एक विशाल डिजिटल बाजार बना चुके हैं। तो यही था हमारा आईसीटी और साइबर इकोनॉमी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साइबर डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास और उद्भव। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी साइबर डिजिटल अर्थव्यवस्था है, आखिर उसका विकास किस तरीके से हुआ है, उसका उद्भव किसी तरीके से हुए हैं। तो चलो एक टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं हमारे साइबर अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। तो सबसे पहले हमारा 1990 का दशक, इंटरनेट का विस्तार, ई कॉमर्स, अमेजोन, ईबे। तो 1990 के दशक में इंटरनेट आया और अमेजोन, ईबे जैसी कंपनियों ने ई कॉमर्स शुरू किया। फिर आया हमारा 2000 का दशक, स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स, डिजिटल लेन देन, सोशल मीडिया। तो 2000 के दशक में हमारे मोबाइल और स्मार्टफोन ने हर हाथ में डिजिटल दुनिया पहुंचा दी। उसके बाद आया हमारा 2010 का दशक, एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड, बिग डेटा, साइबर अर्थव्यवस्था का तेज विकास। तो 2010 के दशक में एआई, ब्लॉकचेन और बिग डेटा ने नई रफ्तार दी। और जो आज का दशक है उसमें हम मीटावर्स, वेब 3.0,
क्रिप्टो करेंसी एलओटी ने नई दिशा दी। तो आज हम वेब 3.0, मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी ने इसको नई दिशा दिया है। तो यानी कि स्टूडेंट साइबर अर्थव्यवस्था हर दशक में नई शक्ल लेती गई। तो यही था हमारा साइबर डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास और उद्भव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधों पर साइबर अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर पड़ा है साइबर अर्थव्यवस्था का। तो सबसे पहले हम कुछ सकारात्मक देख लेते हैं प्रभाव। वैश्विक व्यापार आसान हुआ, अमेजोन, अलीबाबा जैसी कंपनियां। तो आईसीटी ने देशों के बीच व्यापार को आसान बना दिया। अब कोई छोटा व्यापारी भी अपना सामान अमेजोन या अलीबाबा के जरिए दुनिया तक बेच सकता था। डिजिटल भुगतान और ई बैंकिंग से निवेश तेज। तो डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग से निवेश तेज हुआ। छोटे व्यवसाय भी वैश्विक ग्राहक तक पहुंच सके। लेकिन इसके हमारे कुछ नकारात्मक पहलू भी है। ये तो हमारे सकारात्मक पहलू थे। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं भी के बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटल खाई, विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर। तो डिजिटल डिवाइड के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, अमीर और गरीब देशों के बीच टेक्नोलॉजी का बड़ा अंतर है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है हमारी बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने लगी है। तो अब जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वे अब राजनीति को भी प्रभावित करने लगी है। तो यही था हमारे नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधों पर साइबर अर्थव्यवस्था के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फ्रीडमैन की फ्लैट अर्थ थीसिस। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फ्रीडमैन की फ्लैट अर्थ थीसिस के बारे में। लेखक थॉमस फ्रीडमैन ने कहा दुनिया समतल हो रही है। तो लेखक जो हमारे थॉमस फ्रीडमैन है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे थॉमस फ्रीडमैन जी है, इन्होंने कहा कि जो दुनिया है वो अब असम तो उन्होंने अब बोला कि दुनिया जो है वो अब समतल हो रही है। इसका मतलब था आईसीटी ने प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर दिए हैं। तो आईसीटी ने हर किसी को बराबर का मौका दिया है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी इंटरनेट के जरिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती है। आज कोई भी छोटा भारतीय स्टार्टअप सीधे अमेरिका या यूरोप के ग्राहक तक पहुंच सकता है। यानी कि अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की जगह डिजिटल बाउंड्रीज ने ले ली है। तो उदाहरण, एक भारतीय स्टार्टअप सीधे अमेरिका या यूरोप के ग्राहकों को सेवा दे सकता है। तो यही था हमारा फ्रीडमैन की फ्लैट अर्थ थीसिस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मामलों में कुछ बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व और इसके राजनीतिक परिणाम। तो बिग टेक कंपनियों का प्रभुत्व और उनकी राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, ये सिर्फ कंपनियां नहीं है बल्कि नई वैश्विक ताकतें हैं। तो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा जैसी कंपनियों का वैश्विक प्रभुत्व है। इनके डेटा, बाजार, पूंजी और तकनीक पर नियंत्रण है। तो इनके पास है डेटा, पूंजी, मार्केट और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल। तो इसके क्या राजनीतिक परिणाम रहे, उन राजनीतिक परिणामों को देख लेते हैं। सरकारें भी इन कंपनियों पर निर्भर है। तो सरकार भी जो है वो अब इन कंपनियों पर निर्भर हो चुकी है। ये कंपनियां चुनाव, मीडिया और नीतियों को प्रभावित कर सकती है। तो चुनाव और मीडिया तक इनकी पकड़ पहुंच चुकी है। तो इसी को कहा जाता है डिजिटल कोलोनिज्म, यानी कि डिजिटल दुनिया में पश्चिमी कंपनियों का साम्राज्यवाद। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म की बहस, यानी कि डिजिटल क्षेत्र में पश्चिमी कंपनियों का वर्चस्व। तो यही हमारे राजनीतिक परिणाम रहे इनके। तो यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मामलों में कुछ बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व और इसके राजनीतिक परिणाम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साइबर अर्थव्यवस्था के घटक को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे साइबर अर्थव्यवस्था के घटकों के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है और सबसे फेमस आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि हमारा एआई। तो मशीनों को इंसान जैसा सोच और निर्णय लेने की क्षमता देना। उपयोग चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार, हेल्थ केयर, फिनटेक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे वे वो बुद्धिमत्ता होती है जिससे कि जो मशीन होती है वो इंसान के जैसे सोचती और निर्णय लेने की उनके पास क्षमता होती है। चैटबॉट, हेल्थ केयर, फिनटेक, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सभी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद हमारे दूसरे आते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है। हर लेनदेन सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड होता है। उपयोग क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ब्लॉकचेन में सुरक्षित डिजिटल लेनदेन है ये एक तरह का, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सभी हमारे ब्लॉकचेन हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लॉकचेन के बाद वो आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल मुद्रा जो ब्लॉकचेन पर आधारित होता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो कि हमारे ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए,
पारंपरिक बैंकिंग से अलग लेकिन बहुत अस्थिर। तो इसमें हमारे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी आती है, लेकिन ये बेहद ही अस्थिर होती है। तो ये तो हमारी क्रिप्टो करेंसी हो गई। क्रिप्टो करेंसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आईओटी। तो अब हम बात कर लेते हैं आईओटी के बारे में। रोजमर्रा की वस्तु इंटरनेट से जुड़ी है, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम डिवाइस, कनेक्टेड कार। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, स्मार्ट होम डिवाइसेस, कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सभी मिलकर साइबर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो यही थे हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिजिटल साइबर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के मुद्दे। तो अब हम बात कर लेते हैं, या फिर एक तरीके से चुनौतियां देख लेते हैं जो साइबर सिक्योरिटी है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां में हम देखेंगे साइबर हमले, हैकिंग, डेटा चोरी, रैंसमवेयर हमले बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है हमारे, इतनी डिजिटल दुनिया में सुरक्षा कैसे होगी। तो जो हैकिंग, डेटा चोरी चोरी रैंसमवेयर अटैक है वे बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सिस्टम को बड़ा खतरा है। तो इससे हमारे डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग पर बड़ा खतरा साबित हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता पर भी असर बड़ा खतरा पड़ा है। समाधान साइबर सुरक्षा कानून, इंक्रिप्शन, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनसे न सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी दाव पर है। तो इसके क्या क्या समाधान है? इसके समाधान है हमारे साइबर सिक्योरिटी लेज यानी कि साइबर सुरक्षा कानून, इंक्रिप्शन और साथ ही स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही था हमारा डिजिटल साइबर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के मुद्दे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साइबर अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरे। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए क्या खतरे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि डेटा की असली ताकत किसके हाथ में है? बड़ी टेक कंपनी और विदेशी सरकारें डेटा पर नियंत्रण पाकर राष्ट्र की साइबर राष्ट्र संप्रभुता को चुनौती देते हैं। अगर गूगल, फेसबुक या कोई भी विदेशी सरकार हमारे डेटा पर कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? तो यही खतरा है हमारा साइबर सोवर्जिनिटी का। तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन बदल सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनाव और जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। छोटे देशों के लिए डिजिटल सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है। तो छोटे देशों के लिए ये और भी बड़ी चुनौती आ चुकी है। तो यही था हमारा साइबर अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे आईसीटी और साइबर अर्थव्यवस्था ने वैश्विक विकास की नई राहें खोली है। यह अवसर भी देती है और चुनौतियां भी। तो स्टूडेंट, आईसीटी और साइबर इकोनॉमी ने दुनिया को नया चेहरा दिया है। यह हमें अवसर देती है जैसे कि रोजगार, ग्लोबल ट्रेड, इनोवेशन, लेकिन साथ ही ये लाती है कुछ चुनौतियां भी, जैसे कि सुरक्षा का खतरा हो गया, असमानता हो गई, डिजिटल असमानता, संप्रभुता पर संकट या संप्रभुता पर खतरा हो गया। तो संतुलित दृष्टिकोण और मजबूत साइबर सुरक्षा भी भविष्य का रास्ता है। तो स्टूडेंट, समाधान यही है कि देशों को संतुलित नीति बनानी होगी और मजबूत साइबर सिक्योरिटी ढांचा भी खड़ा करना होगा। तो स्टूडेंट, आईसीटी और साइबर इकोनॉमी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करने वाली ताकत है। तो स्टूडेंट, क्या आप मानते हैं कि डिजिटल युग हमें आज़ाद कर रहा है या हमें एक नई गुलामी की ओर धकेल रहा है? तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, तो ये तो हमारा था यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 8। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसमें हम आर्थिक संकट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। आर्थिक संकट, इकोनॉमिक्स क्राइसिस। तो क्या वजह होती है इन संकटों की? कैसे एक देश की समस्या पूरी दुनिया को प्रभावित कर देती है? और इतिहास से हमने क्या सीखा? तो आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिचय यानी कि आर्थिक संकट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए अचानक फैक्ट्रियां बंद हो जाए, बेरोजगारी असमान छूने लगे, बैंकों के दरवाजे बंद हो जाए और शेयर बाजार धाराशायी हो जाए। तो यही है हमारा आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट तब होता है जब किसी देश या पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों की पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। इसमें बेरोजगारी बढ़ना, उत्पादन रुकना, व्यापार गिरना, शेयर बाजार और बैंकों का डहना शामिल होता है।
तो इस दौरान उत्पादन रुक जाता है, व्यापार ठहर जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है और लोगों का विश्वास अर्थव्यवस्था से उठ जाता है। इतिहास में कई बड़े आर्थिक संकट आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। तो इतिहास में हमारे सामने कई ऐसे बड़े बड़े आर्थिक संकट आए हैं जिन्होंने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि राजनीति और समाज को भी बदल दिया है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्वीकरण और इसके बढ़ते प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण और संकट का असर यानी कि इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में। तो स्टूडेंट 21वीं सदी की जो दुनिया है वो ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई है। तो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया के बाजार, उत्पादन और वित्त का एक दूसरे से जुड़ जाना है। वैश्वीकरण ने व्यापार और निवेश को बढ़ाया, देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। तो स्टूडेंट एक देश का बैंक डूबे तो असर पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। एक देश में मंदी हो तो दूसरे देश में व्यापार रुक जाता है। लेकिन संकट के समय एक देश की समस्या पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो उदाहरण के लिए 1997 का एशियाई संकट, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। तो जो 1997 का एशिया संकट हो या 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इन दोनों ने ही साबित कर दिया था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है समृद्धि भी साझा और संकट भी साझा। यानी कि वैश्वीकरण से विकास भी तेज हुआ और संकट भी ज्यादा घातक हो गया। तो यही था हमारा वैश्वीकरण और इसके बढ़ते प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा महामंदी को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं महामंदी, कीन्स और राज्य व्यय के बारे में। तो स्टूडेंट अब हम समझ लेते हैं महामंदी जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं या कीनेंस और राज्य की भूमिका को हम समझ लेते हैं। तो समय देख लेते हैं 1929 से 1939 अमेरिका से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई। तो महामंदी की शुरुआत 1929 से 1939 तक हुई। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट क्रैश से हुई थी। कारण इसका था शेयर बाजार का ध्वस्त होना, वॉल स्ट्रीट क्रैश जो कि 1929 में होता, बैंकों का बंद होना, साथ ही उत्पादन और व्यापार का रुक जाना। तो क्या हुआ था, शेयर बाजार गिरा था, उसके बाद बैंक बंद हो गए थे और जो उद्योग धंधे थे वे ठप हो गए थे। साथ ही जो करोड़ों लोग थे वे बेरोजगार हो गए थे। तो यह सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया में भूखमरी और गरीबी फैल गई थी। तो इसके बाद हम इसका परिणाम देख लेते हैं, परिणाम क्या रहा। तो परिणाम में हमारा आया भारी बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी, पूंजीवादी व्यवस्था पर संकट। तो समाधान देख लेते हैं, समाधान क्या मिला। समाधान हमें मिला जे मैनकोड किनिंस का सिद्धांत। तो ये हमारे जॉन मैनकोड किनिंस है, इन्होंने समाधान दिया, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। तो यहीं से सामने आए थे हमारे महान अर्थशास्त्री जॉन मैनेट किनिंस। उन्होंने कहा निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने की बजाय राज्य को खर्च बढ़ाना चाहिए। तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर रहना खतरनाक है। सार्वजनिक निर्माण, रोजगार योजनाएं, कल्याणकारी नीतियां। तो सरकार को भी पैसा खर्च करना चाहिए पब्लिक वर्क्स पर, वेलफेयर स्कीम्स पर और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पर। केंस्टन पॉलिसी ने आर्थिक सुधार में मदद की और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। और इसी जो ये सोच थी, इसी सोच ने जन्म दिया था कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को। तो यही था हमारा कारण, परिणाम, महामंदी के और उसका समय और उसका समाधान। तो यही थी हमारी महामंदी, केन्स और राज्य व्यय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एशियाई संकट को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एशियाई संकट जो कि हमारे 1997 का संकट था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये किस जगह पर हुआ था, क्या स्थान था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हुआ था दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया आदि देशों में। तो आर्थिक संकट के आखिर कारण क्या थे, उन कारणों को देख लेते हैं। विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भरता थी, मुद्रों का अवमूल्यन, करेंसी डेवल्यूएशन, मुद्रों का गिरना, साथ ही बैंक और कंपनियों का कर्ज चुकाने में असमर्थ होना। तो कर्ज नहीं चुका पाना, ये सभी इनके कारण बने एशियाई संकट के। इसके कुछ परिणाम भी रहे। एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई, बेरोजगारी की और गरीबी बढ़ी। तो बेरोजगारी और गरीबी भी तेजी से बढ़ी। आईएमएफ ने मदद की लेकिन कठोर शर्तों के कारण आलोचना हुई। तो आईएमएफ ने सहायता तो दी लेकिन जो कठोर शर्तें थी उन कठोर शर्तों के कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये तो परिणाम हो गए। परिणाम के बाद इसके बाद सीख क्या मिलती है, तो इससे सीख हमें यही मिलती है, विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक है। तो केवल फॉरेन कैपिटल पर निर्भर रहना खतरनाक है। मजबूत वित्तीय निगम निगरानी जरूरी है, यानी कि मजबूत बैंकिंग रेगुलेशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जरूरी है। तो यही थी सीख, परिणाम, कारण और स्थान।
तो यही था हमारा एशिया संकट 1997 का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 2008 का वित्तीय वैश्विक संकट। तो अब हम बात कर लेते हैं 2008 के वित्तीय वैश्विक संकट के बारे में, ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के बारे में। तो ये हुआ था हमारा अमेरिका से शुरू, और इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। क्या कारण रहे थे जिन कारण से 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ? कारण थे अमेरिकी बैंकों द्वारा सब प्राइम लोन्स, कमजोर लोगों को घर खरीदने के लिए दिया गया कर्ज। तो अमेरिकी बैंकों ने सब प्राइम लोन्स दिए, यानी कि कमजोर लोगों को भी घर खरीदने के लिए कर्ज दिए। हाउसिंग बबल, घर की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ना, तो इससे हाउसिंग प्राइस कृत्रिम रूप से बढ़ी, हाउसिंग बबल बना। लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंकों का दिवालिया हुआ, तो बबल फूटा और लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक जो थे वे दिवालिया हो गए। तो ये तो इसके कारण थे। इसके परिणाम क्या रहे, इसके क्या नतीजे रहे? नतीजे में देख लेते हैं। वैश्विक मंदी बढ़ी, शेयर बाजार धराशायी बन गए, विश्व व्यापार धीमा पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा हो गया, बेरोजगारी और गरीबी में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई। तो ये तो इसके परिणाम थे। इसका समाधान क्या निकला? फिर समाधान में हम देख लेते हैं। अमेरिका और अन्य देशों ने बैंकों को बचाने के लिए बेल आउट पैकेजेस दिए। तो सरकारों ने बेल आउट पैकेजेस दिए। G20 जैसे समूहों ने आर्थिक सुधार की कोशिश की। तो ये इसके समाधान रहे। तो यही था हमारा समाधान, परिणाम, कारण और स्थान। तो यही था हमारा 2008 का वित्तीय वैश्विक संकट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे, आर्थिक संकट केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि राजनीति, समाज और वैश्विक स्थिरता पर भी असर डालती है। तो स्टूडेंट, आर्थिक संकट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को भी प्रभावित करती है। महामंदी ने राज्य के हस्तक्षेप को जन्म दिया। तो जो महामंदी था उसने हमें सिखाया कि सरकार की भूमिका जरूरी है। एशियाई संकट ने विदेशी पूंजी पर निर्भरता के खतरे दिखाए, और एशियाई संकट ने हमें दिखाया कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। साथ ही जो 2008 का संकट है उसने वैश्वीकरण की कमजोरियों और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया। तो 2008 के संकट ने साबित किया ग्लोबलाइजेशन की कमजोरियां और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पूरी दुनिया को हिला सकती है। इसलिए ये आज जरूरी है देशों के पास मजबूत वित्तीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये दोनों हो। तो स्टूडेंट, ये थे इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट और उनसे मिली सीखें। तो आपके अनुसार आज की दुनिया किस तरह के नए संकट का सामना कर सकती है? क्या वह डिजिटल होगा, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा होगा, या फिर किसी और कारण से? तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही थी हमारी यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 8, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें हम बात करेंगे हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 के लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो यही हमारी लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर होगा। इसी के साथ ही हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।